हेलो यारो, लेट्स स्टार्ट टाइम ऑफ सप्लाई का क्विक रिवीजन। टाइम ऑफ सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएसटी में इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि किस तारीख को, किस दिन आपने सप्लाई किया एंड अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मार्च मंथ पे कोई सप्लाई किया है तो उसका टैक्स आपको अप्रैल 20 तक देना है। अप्रैल में कोई सप्लाई किया है तो उसका टैक्स आपको मई 20 तक देना है। जो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में रहते हैं उनके लिए तो क्वार्टरली है। तो टाइम ऑफ सप्लाई अगर आप हम लोग गलत डिटरमाइन करेंगे तो ऐसे होगा, फरवरी में काम किए, दिखा दिए मार्च में, तो जीएसटी का पेमेंट लेट हो जाएगा, फिर जीएसटी अंकल आकर सजा देंगे। इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई अपने को सीखना है अच्छी तरह से। तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई जब सीखेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई का तरीका अलग है और सप्लाई ऑफ सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई का कैलकुलेशन अलग है। सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के बारे में बताया गया और सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के लिए बताया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात, टाइम ऑफ सप्लाई सप्लाई इनवॉइस से लिंक है। जब अपन कोई सप्लाई करते हैं तो इनवॉइस रेज करना होता है, बिल रेज करना होता है। तो अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई सीखना चाहते हो अच्छी तरह से तो आपको इनवॉइस का भी नॉलेज होना पड़ेगा प्रॉपरली, बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का हो सर्विस का हो, लिंक्ड विथ इनवॉइस। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ आपके साथ सुनेंगे। तो मैं पहले सप्लाई ऑफ गुड्स का इनवॉइस का रेज करना चाहिए, ये रिवाइज करने वाला हूँ। इससे टाइम ऑफ सप्लाई में भी काम होगा, इनवॉइस चैप्टर, फिर गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई, फिर अपन सर्विस के केस में इनवॉइस कब रेज करना चाहिए ये सीखेंगे और फिर इसका टाइम ऑफ सप्लाई। और साथ साथ में बेटा एमटीपी आरटीपी में जो क्वेश्चन है मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ। तो आराम से जस्ट सिट रिलैक्स 30 मिनट्स आप इंजॉय कीजिए। अभी टाइम ऑफ सप्लाई आपके सामने आत्मसमर्पण करने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का सीखना है। तो ये रिलेटेड विथ इनवॉइस है, तो इसका इनवॉइस का चक्कर देखते हैं। टाइम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, कब रेज करना है। नॉर्मली बेटा जब आप गुड्स सप्लाई करते हैं, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, आज गुड्स जा रहा है, तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, अभी सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू रेसिपिएंट। तो इस समय तक आपको इनवॉइस रेज करना है। तो गुड्स का नॉर्मल प्रोविजन क्या याद रखना है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स रिमूव करेंगे फैक्ट्री से, वेयर हाउस से, दुकान से, अभी गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू रेसिपिएंट, इसके पहले इनवॉइस रेज करना है। कभी कभी अपन कंटिन्यूअस सप्लाई करते, 2 3 4 5 महीना, एक ऑर्डर आया, 4 5 महीना गुड सप्लाई करना है और मंथली वगैरह पेमेंट आते रहता है, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई, दैट इज सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट्स रेज करते हैं। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सच स्टेटमेंट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इनवॉइस रेज करना है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में जब आप स्टेटमेंट रेज करेंगे या पेमेंट रिसीव करेंगे उस समय तक इनवॉइस रेज करना है। बेटा अप्रूवल बेसिस पे कभी गुड्स भेजते हैं, कस्टमर को बोलते हैं ले जा, माल बिके तो पैसे दियो और ना बिके तो सामान वापस कर दियो। तो सेल और रिटर्न बेसिस पे जब अपने गुड्स किसी को देते हैं, रिमूव तो अभी हो गया बट सप्लाई नहीं माना जाता है, इसलिए डिलीवरी चालान के थ्रू माल भेजते हैं। बट इनवॉइस कब रेज करना है देखना, इनवॉइस इज रेज अर्लियर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई होगा, और 6 months फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। तो सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स भेजने से इसका इनवॉइस का डेट है
टाइम ऑफ सप्लाई यानी जब कस्टमर ने अप्रूवल दिया है, मैंने आज माल भेज दिया, 2 महीना बाद बोल रहे गुप्ता जी आपने जो माल भेजा था मैंने रख लिया, बिक्री हो गया, तो 2 महीना बाद जो डेट है वही टाइम ऑफ सप्लाई, है, उसी समय इनवॉइस रेज करना है। और मैंने आपको गुड्स दिया अप्रूवल बेसिस पे 6 महीने तक, न खबर न पता न हाँ न ना, तो जैसे 6 मंथ्स एक्सपायर होगा तो आपको इनवॉइस रेज करना है। तो डेट्स इट बेटा। गुड्स के केस में अगर नॉर्मल सिचुएशन है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, रिमूवल के समय गुड्स का रिमूवल नहीं हो रहा है तो मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू रेसिपिएंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई रहेगा तो सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट जब इशू होता है, सेल और रिटर्न बेसिस पे माल भेजते हैं तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग अप्रूवल दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, ध्यान रखेंगे इसके अंदर ही इनवॉइस रेज करना है। आपने कर दिया तो इनवॉइस ऑन टाइम हो गया और टाइम ऑफ सप्लाई में उसे देखेंगे। अगर आपने ऑन टाइम रेज नहीं किया इनवॉइस तो फिर इनवॉइस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गया बेटा। मैं रिवीजन कराने आया हूँ, साथ साथ में कोशिश करूंगा कि आप मेरे साथ बोलना, याद करना। एक बार गुड्स का इनवॉइस के बारे में, नॉर्मल सिचुएशन पे गुड्स का मूवमेंट होता है तो रिमूवल ऑफ गुड्स के समय या उसके पहले, अभी गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो डिलीवरी जब आपको करेंगे, गुड्स डिलीवरी करेंगे या गुड्स अवेलेबल करेंगे रेसिपिएंट को, तब कंटिन्यूअस सप्लाई में इनवॉइस और पेमेंट, जब इनवॉइस रेस जब स्टेटमेंट रेस करेंगे या पेमेंट तभी, और अप्रूवल बेसिस पे माल भेजेंगे अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टाइम ऑफ सप्लाई दैट इज अप्रूवल और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। अब अपने चलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12। सेक्शन 12(2) कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, तो एक ही पॉइंट है बेटा, एक ही पॉइंट है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। इसमें पेमेंट रिसीव का डेट नहीं देखना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर्मल सिचुएशन पे 12(2) पे क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। अगर आज 8 फरवरी है, आज गुड्स रिमूव किया तो आज ही इनवॉइस रेज कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई आज 8 फरवरी हो जाएगा। बट गुड्स आज रिमूव कर दिया, इनवॉइस रेज नहीं किया, 10 तारीख 15 तारीख मार्च में कर रहे हैं, तो डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड इज टुडे, 8 फरवरी को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम बेसिस पे भी जीएसटी देना होता है, आपको पता है, लेक्चर में आएगा। आरसीएम बेसिस पे कब टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो पहले तो आरसीएम बेसिस पे तो आपको पता है रेसिपिएंट टैक्स देगा। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, रिसीप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स कब रिसीव किए, पेमेंट और 31st डे ऑफ इनवॉइस। आरसीएम बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग पे 3 आइटम्स है। फर्स्ट है बेटा रिसीप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा पेमेंट और तीसरा 31st डे ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो आरसीएम बेसिस पे थोड़ा लंबा है, बोलिएगा आरसीएम बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या है और सुनेंगे ध्यान से। और इस पे जनवरी 25 में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस डाला है एमटीपी पे, तो ध्यान रखेंगे। तो आरसीएम बेसिस पे गुड्स के केस में अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग रिसीप्ट ऑफ द गुड्स, पेमेंट और तीसरा 31st डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, 31st डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। कभी रिसीप्ट ऑफ गुड्स भी पता नहीं, पेमेंट का डेट भी पता नहीं, इनवॉइस का डेट भी पता नहीं, इफ ए बी सी नॉट पॉसिबल, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन कस्टमर ने गुड्स रिसीव का एंट्री किया है, जिस दिन वो परचेज का एंट्री किया है, हम परचेज किए ना, तो परचेज का एंट्री किए उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो फिर से गुनगुनाएंगे आरसीएम बेसिस पे
टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग: रिसीप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट, 31st डे ऑफ इनवॉइस, रिसीव ऑफ गुड्स पता नहीं, पेमेंट का डेट पता को नहीं, इनवॉइस का डेट भी पता को नहीं। तब जिस दिन रिसीप्ट सप्लाई का रिकॉर्ड किया टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। बेटा डेट ऑफ पेमेंट को लेकर एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन है। डेट ऑफ पेमेंट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे खाता बही पे बुक्स में पेमेंट का डेट अलग है और बैंक अंकल का स्टेटमेंट पे अलग है। तो जब बुक्स में रिकॉर्ड का डेट और बैंक पे डेबिट विच एवर इज अर्लियर, तो अगर बैंक में पेमेंट का डेट अलग बताता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग बताता है, तब देखेंगे बुक्स का डेट, बैंक का डेबिट का डेट विच एवर इज अर्लियर। ऐसा है कोई पेमेंट आप दिखा रहे हो मार्च में बट बैंक पे वो एंट्री हुआ फरवरी में, तो डेट ऑफ पेमेंट फरवरी मान लिया जाएगा और जीएसटी अंकल टैक्स कैलकुलेट फरवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इंपॉर्टेंट बेटा कहीं पे ना पेमेंट रिसीव्ड भी आएगा सर्विस के केस में, पेमेंट रिसीव्ड। तो पेमेंट रिसीव्ड में भी वही सिस्टम है, बुक्स का डेट अलग है, बैंक ने क्रेडिट किया अलग डेट। कभी कभी ऐसा होता है कोई बच्चा ट्यूशन फी फरवरी में दे दिया ऑनलाइन बैंक पे और हमें बताया नहीं, मार्च में हमने एंट्री किया, तो उसका रिसीप्ट का डेट कब देखेंगे? बुक्स का डेट, बैंक का क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आइए, तो फर्स्ट केस हम लोग पढ़ रहे थे, गुड्स के केस में था बेटा इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। आरसीएम में फंस गए तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट ऑफ द गुड्स आर रिसीट, पी पेमेंट और 31st डे ऑफ इनवॉइस, तीनों नहीं है तो जिस दिन रेसिपिएंट ने सप्लाई का रिकॉर्ड किया उसी दिन। नेक्स्ट है बेटा वाउचर्स। वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है, वाउचर में सप्लाई आइडेंटिफाइबल है कि वाउचर ले जाओ यही पेन मिलेगा इस वाउचर के अगेंस्ट, तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही मान लेंगे। इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, आप वाउचर ले जाओ, ये पेन ले लेना, ये पेन ले लेना, कैलकुलेटर भी ले सकते हो, कॉपी भी ले सकते हो, बुक भी ले सकते हो, बैग ले सकते हो, आप टोपी ले सकते हो, आप बहुत सारे प्रोडक्ट से ले सकते हो। तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, ध्यान रखना वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है, अगर आइडेंटिफाइबल है सप्लाई तो इशू डेट ऑफ वाउचर, अदरवाइज रिडम्पशन डेट ऑफ वाउचर। नेक्स्ट है बेटा रेसिडुअरी प्रोविजन। रेसिडुअरी प्रोविजन 12(5) पे है। रेसिडुअरी प्रोविजन तब लगेगा जब 12(2) नहीं लगेगा, 12(3) नहीं लगेगा, 12(4) भी नहीं लगेगा। रेसिडुअरी मतलब चोरी चपाटी, चोरी चपाटी में आप फंसेंगे, आपको पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करना है, तो डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, 20 जनवरी को रिटर्न फाइल करना है तो 20 जनवरी को ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, कोई चोर है, तो डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड। रेसिडुअरी अगर 12(2) नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अगर आपको रिटर्न लगाना है तो डेट ऑन विच, जिस दिन रिटर्न लगाना था, जिस दिन रिटर्न लगाए वो नहीं, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी काम कर रहा है, जीएसटी अंकल पकड़ लिया, अरे तू तो चोर है, तेरा टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, तू जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं नहीं हमें पता नहीं था अंकल, अरे पता नहीं था बोलने से नहीं होगा, चल बेटा टैक्स दे, तो जिस दिन आप टैक्स पे करोगे वही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और बेटा इंटरेस्ट लेट फी, इंटरेस्ट लेट फी वगैरह के केस में, इंटरेस्ट लेट फी वगैरह के केस में जिस दिन मिला है, जिस दिन पैसा मिला उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सपोज आज आपने सप्लाई किया है फरवरी में और जून जुलाई अगस्त में आप कुछ लेट पेमेंट वगैरह इंटरेस्ट देते हो, तो जून जुलाई अगस्त में ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। दैट्स इट बेटा, इतना ही है सप्लाई ऑफ गुड्स का। मैं रिवाइज करके याद कराने के लिए आया हूँ। तो इनवॉइस गुड्स के केस में कब करना चाहिए रेज? गुड्स का मूवमेंट होता है तो डेट ऑफ रिमूवल या बिफोर, अदरवाइज
व्हेन डिलीवरी ऑफ गुड्स के समय या मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू रेसिपिएंट। कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब एक ऑर्डर के अगेंस्ट 4-5-6 महीना सप्लाई, जब स्टेटमेंट रेज करेंगे या जब पेमेंट लेंगे उसके पहले, और अप्रूवल सेल और रिटर्न पे अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, एक तो था टाइम ऑफ सप्लाई दैट इज अप्रूव और ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। और टाइम ऑफ सप्लाई में तो टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट है। टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल 12(2) में बोला है। इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, पेमेंट का डेट नहीं देखना है। दूसरा रिवर्स चार्ज में अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, रिसीप्ट ऑफ द गुड्स, पेमेंट का डेट और 31st डे ऑफ इनवॉइस, तीनों मिसिंग। तो जिस दिन रिसिपिएंट सप्लाई का रिसीव करेगा बुक्स में वही। पेमेंट का डेट क्या लेंगे बेटा, बुक्स में जब लिखा, बैंक ने जब डेबिट किया, विच एवर इज अर्लियर। वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो इशू डेट, अदरवाइज रिडम्पशन डेट। चोरी चपाटी तब लगेगा जब 12, 2, 3, 4 नहीं लगेगा। यहाँ पे बताया गया है कि बेटा अगर आप रजिस्टर्ड है, रिटर्न डालना है तो डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फर्निश्ड। अगर आप चोर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो जिस दिन जीएसटी पे इंटरेस्ट वगैरह के केस में जिस दिन मिलेगा, और पेमेंट का डेट बता दिया। थोड़ी देर बाद हम लोग सर्विस पे भी चर्चा करने वाले हैं, बट इंस्टीट्यूट का चाहत देखते हैं इंस्टीट्यूट ने कैसे कैसे क्वेश्चंस डाला है। आरटीपी में 24 में क्या क्वेश्चन दिया गया था देखेंगे। फॉलोइंग सिचुएशंस पे बाय मैसेज सस्ता बाजार, सस्ता बाजार, ओके सस्ता बाजार में जाएंगे। अभी तो स्टूडेंट है, चले जाएंगे सीए में बनने के बाद सस्ता बाजार में तो देखेंगे भी नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई, इशूड कूपन 2000 रिडीमेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम। वाओ, वाउचर में बोला गया था आइडेंटिफाइबल है तो इशू का डेट, और नॉट आइडेंटिफाइबल रिडम्पशन। तो स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम तो 20 जून हो जाना चाहिए बेटा, 20 जून। बट प्रोविजन जरूर से लिखना, मार्क्स चाहिए तो वाउचर के केस में आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू, अदरवाइज डेट ऑफ रिडम्पशन लिखने के बाद ही लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा, इशूड कूपन 1 अगस्त 3000 रिडीमेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ एनी आइटम्स। बहुत सारे आइटम्स होते हैं सस्ता बाजार में, तो फिर उसमें रिडम्पशन का डेट, तो रिडीम कब हुआ 18 अगस्त, तो सेकेंड केस में 18 अगस्त। इट रिसीव इंटरेस्ट 10,000 फॉर लेट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, 11/11 को मिला, और सप्लाई ऑफ गुड्स किया गया था 24 जून को। तो इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए बोला था जिस डेट को मिला वही डेट, तो 11/11/23। तो दिस इज डन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 3 मार्क कम से कम, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ये बेटा सर्विस का है, एमटीपी सितंबर, सर्विस पढ़ाने के बाद बताएंगे। और एक गुड्स का आ गया बेटा, ध्यान से देखना। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल आरसीएम, या गुड्स आरसीएम में रटा अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, रिसीप्ट ऑफ द गुड्स, पेमेंट 31st डे ऑफ इनवॉइस, आरसीएम टू सरोज एंड कंपनी। टैक्सेबल सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स, सरोज ने खरीदा है और सरोज को आरसीएम बेसिस पे देना है। 30 डेज इनवॉइस खत्म हो रहा है जून 3, तो बेटा 31st डे भी तो चाहिए, तो 31st डे जून 4। मई 4 को माल बेचा था तो जून 3 को 30 डेज हो गया, तो 31st डे 4 जून, रिसीप्ट ऑफ द गुड्स और पेमेंट। फिर और भी एक क्वेश्चन है, तो पहले इसका देख लो। आरसीएम में रिसीप्ट ऑफ द गुड्स May 12, पेमेंट 30 और 31st डे, विच एवर इज अर्लियर, तो May 12 हो रहा है बेटा। फर्स्ट केस में May 12 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल आरसीएम पे और 30 डेज इशू 3 जून को, तो बेटा 31st डे सेम क्वेश्चन लगता है, जून 4 हो गया 31st डे, और पेमेंट जून 12 और पेमेंट जून 13 और रिसीव जून 12, तो तीनों में सबसे अर्लीस्ट क्या हो गया जून 4, तो टाइम ऑफ सप्लाई जून 4 31st डे। तो ये इंस्टीट्यूट का चाहत है एमटीपी जनवरी 25, तो 2 नंबर के लिए भी आप इसे इंतज़ार करना।
अब चलेंगे बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस को लेकर। सर्विस तो सेम बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13 डील करता है, और सेक्शन 14 जीएसटी रेट चेंज होने से कैसे ये डील करेंगे। ये सीए स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए, सीएस और सीएमए को चाहिए, उसका अलग वीडियो मिल जाएगा। नाउ बेटा डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस सर्विस के केस में, बेटा सर्विस के केस में नॉर्मली क्या है ना, विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस। सपोज आज मैंने सप्लाई किया सर्विस का, आज से 30 डेज के अंदर मेरे को इनवॉइस रेस करना है, बट बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में 45 डेज के अंदर इनवॉइस रेस करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, सर्विस दे रहा हूँ मैं, बीच में सर्विस सीज हो गया 8 फेब कोई, तो 8 फेब तक जो भी सर्विस दिया है उसका इनवॉइस आज ही रेस करना है। तो इसके अंदर ना बेटा 3 पॉइंट्स बता दिया गया है। नॉर्मल 30 डेज, बैंकिंग इंश्योरेंस के केस में 45 डेज, और सप्लाई बीच में सीज हो गया तो जिस दिन सीज हुआ उसी दिन तक का इनवॉइस रेस करना है ऑन द डेट ऑफ सीजेशन। और कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा, बैंक, इंश्योरेंस, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को देता है सर्विस, उस केस में क्वार्टरली, उस केस में क्वार्टर पीरियड, जब क्वार्टरली एंड होगा तो इनवॉइस रेज करना है क्वार्टरली पे, ध्यान रखेंगे जिस नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है बेटा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में इनवॉइस कब रेज करना है, उसके 3 सिचुएशंस है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर एसर्टेनेबल है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर पता है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता नहीं है तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट मिला। और अगर कंप्लीशन ऑफ इवेंट से लिंक है पेमेंट, कंप्लीशन ऑफ इवेंट तो ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट। तो ये पॉइंट आपको इतना ध्यान रखना है। तो आइए मेरे साथ गुनगुनाइए, सर्विस के केस में इनवॉइस विद इन 30 डेज, और बैंकिंग इंश्योरेंस के केस में विद इन 40 डेज। सप्लाई सर्विस लंबा था बट बीच में सीज हो गया तो जिस दिन सीज हुआ उस दिन, और एसबीआई के एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को दिया तो क्वार्टरली इनवॉइस रेस कर सकते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में कब इनवॉइस रेस करना है, कंटिन्यूअस सप्लाई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, एसर्टेनेबल नहीं है तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ पेमेंट रिसीव, कंप्लीशन ऑफ इवेंट है तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे इनवॉइस रेस करना है। अब सेक्शन 13(2) बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है। सेक्शन 13(2) आपको अभी बताएगा, अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे बेटा। सर्विस के केस में इफ इनवॉइस इज रिसीव्ड ऑन टाइम, अगर इनवॉइस 30 डेज, 45 डेज या कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में ऑन टाइम रेज किया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इफ इनवॉइस रेज्ड ऑन टाइम तो इनवॉइस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इफ इनवॉइस इज डिलेड तो सप्लाई ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस रेज किया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस 30 डेज 45 डेज के अंदर रेज नहीं किया तो सर्विस का डेट और पेमेंट का डेट विच एवर इज अर्लियर। अगर बेटा इनवॉइस का डेट ये सब कुछ नहीं कर पा रहे तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द रेसिपिएंट ने रिसीव किया सर्विस बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, वो मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज में गुड्स में क्या था, रिसीव पेमेंट 31st डे ऑफ इनवॉइस। सर्विस रिसीव का तो डेट नहीं दिखा जा सकता है, इसलिए पेमेंट और 61st डे ऑफ इनवॉइस, पेमेंट का डेट और 61st डे ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अगर ए और बी एप्लीकेबल नहीं होता है तो रेसिपिएंट ने जब अपने बुक्स में रिसीव किया रिकॉर्ड तो उसी दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। वाउचर के केस में पहले की तरह ही है, अगर सर्विस आइडेंटिफाइबल स्पेसिफिक तो इशू डेट, सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडम्पशन का डेट। और रेसिडुअरी चोरी चपाटी भी वही है, अगर आपको पीरियोडिकल रिटर्न डालना है तो फिर डेट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न। अगर कोई चोर है तो जिस दिन जीएसटी का पेमेंट किया,
इंटरेस्ट लेट फी भी वही है बेटा, जिस दिन इंटरेस्ट लेट फी मिला। अब कुछ अच्छी अच्छी बातें, टाइम ऑफ सप्लाई, रिसीव देखते तो रिसीव का डेट बुक्स में और क्रेडिट विच एवर अर्लियर। बेटा कभी कभी हम लोग को ना एडवांस में पैसा मिल जाता है, तो सर्विस के केस में तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है, तो एडवांस मिल गया तो जितना भी एडवांस मिला है ना, जिस दिन मिला टाइम ऑफ सप्लाई वही मान लिया जाएगा। और कभी कभी एक्सेस पेमेंट मिल गया, इनवॉइस जो था उससे ज़्यादा 800-900 रुपया मिल गया 1000 तक, तब मैं सप्लायर हूँ, मेरे ऑप्शन पे या तो मैं अभी उसका टाइम ऑफ सप्लाई दिखा दूँ एडवांस मिल गया, या नेक्स्ट इनवॉइस एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, या तो अभी भी दिखा दो या नेक्स्ट इनवॉइस। तो ये दो बात ध्यान रखेंगे। क्या बात था सर? ये था कि एडवांस रिसीव करेंगे, गुड्स के केस में तो पेमेंट देखना ही नहीं है, सर्विस के केस में जितना एडवांस मिला उसका टाइम ऑफ सप्लाई वही हो गया। एक्सेस पेमेंट 1000 तक तो मेरी मर्जी, चाहे अभी दिखाओ चाहे नेक्स्ट इनवॉइस, लेकिन 1000 से ज़्यादा मिला तो मेरी मर्जी को नहीं चलती, आज ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। मेरा लैंड है और आप बिल्डर है, तो मैंने लैंड ट्रांसफ़र किया आपको बिल्डिंग बनाने के लिए, उस बिल्डिंग में आप मेरे को कुछ शेयर देंगे, तो दोनों साइड से सप्लाई हो गया। मैं आपको डेवलपमेंट राइट दिया हूँ तो मेरे लिए भी सप्लाई ऑफ सर्विस, आप बिल्डिंग बना के मेरे को दोगे तो आपके लिए भी सप्लाई ऑफ सर्विस। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर, डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बेटा और एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो प्रोजेक्ट वगैरह करता है कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो इसको कंटिन्यूअस सप्लाई मानते, कंटिन्यूअस सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे। पहले सप्लाई ऑफ सर्विस के क्वेश्चंस देखते हैं। प्रॉब्लम 2 पे आते हैं बेटा। प्रॉब्लम 2, चंपक लिमिटेड अवेल्स लीगल सर्विस फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ एडवोकेट। बेटा लीगल सर्विसेज पे ना आरसीएम बेसिस पे होता है। फॉर्म इशू इनवॉइसेस 17 Feb, चंपक was not happy with the service and not handled by him professional manner, resulting losing of case. The company delayed payment, finally 3rd November को determine time of legal service advocate। तो ये आरसीएम बेसिस पे है, तो आरसीएम पे तो पढ़े थे सर्विस होता है, तो आप लोग देखते हैं पेमेंट का डेट और 61st डे ऑफ इनवॉइस, तो पेमेंट का डेट इज 3rd November और 61st डे ऑफ इनवॉइस इट्स 19th April। तो बेटा जैसे फरवरी 28 डेज का है तो 17 तो हटा देंगे, तो फरवरी में 11 डेज, मार्च में 31, तो 11 + 31 42 डेज हो गया। 61st डे चाहिए, तो 61st डे अगर 19 डेज प्लस कर देते हैं तो 61 डे, तो 19th April विच एवर इज अर्लियर, तो 19th April विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। सिंस ये एमटीपी में है आप उसको रिस्पेक्टफुली देखिएगा। यस बेटा ये एमटीपी जनवरी 25 पे बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी का है, तो इंश्योरेंस कंपनी में इनवॉइस का डेट 45 डेज था। रिसीव अ प्रपोजल फॉर पेंडेमिक इंश्योरेंस फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड, सम एश्योर्ड 20 करोड़, प्रीमियम 5 लाख। कंपनी ने पॉलिसी इशू किया 1 जुलाई को। इनवॉइस फॉर द सेम वाज इशूड 5 अगस्त। इनवॉइस इशू किया 1 जुलाई को, मान लेते उसी दिन टूर्नामेंट था या एग्जैक्टली टूर्नामेंट का डेट नहीं दिया है, तो विद इन 45 डेज अगर 1 जुलाई से भी करें तो हो गया। तो इनवॉइस का डेट और पेमेंट रिसीव 14, तो इनवॉइस रेज ऑन टाइम, तो फिर हम लोग इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो इनवॉइस इज 5 अगस्त और पेमेंट इज 14 अगस्त, तो क्या बन जाएगा बेटा 5 अगस्त इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पे था। ये बेटा एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, इम्पॉर्टेंट है। क्लेरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, इंस्पेक्ट ऑफ सप्लाई सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, मेंटेनेंस ऑफ NHAI इन हाइब्रिड एन्यूटी
मोड HAM। तो बेटा कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ये कंटिन्यूअस सप्लाई होता है। इस केस में इनवॉइस कब रेज करना होता है आपको बताया गया था, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसेटेबल तो ऑन बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, अगर एसेटेबल नहीं है तो ऑन बिफोर पेमेंट और कंप्लीशन ऑफ इवेंट। तो ये इसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर इनवॉइस ऑन टाइम रेज कर लिए हैं तो इनवॉइस ऑन टाइम रेज कर लिए तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर इनवॉइस ऑन टाइम रेज नहीं किए तो सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इट इज क्लेरिफाइड दैट time of issue that construction portion would arise issue of invoice or receipt of payment whichever is earlier if invoice is issued on or before date or completion of event specified in contract। if invoice is not issued on or before specified date of completion of event, tax liability will be date of service or date of receipt payment whichever is earlier। कंटिन्यूअस सप्लाई के तरह मानेंगे। और यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी है ना, तो है डिलेड पेमेंट, तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। ये क्लेरिफिकेशन है, जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, एंजॉय दिस चैप्टर।